तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया की लीडिंग आईटी सेक्टर की कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। और आपको बता दें, आज की डेट में HCL इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी है और साथ साथ कंपनी इंडिया में निफ्टी 50 का भी पार्ट है। तो कंपनी एक लार्ज कैप की कंपनी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज रख रही है कंपनी निफ्टी 50 के अंदर भी। उसके अलावा बता दें, कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है और लगभग सभी टाइप की आईटी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। और इसलिए आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आज की डेट में क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और उसके साथ साथ हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे कि आज की डेट में कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। और उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो जैसा बताया, कंपनी एक लीडिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है अपने सेक्टर के अंदर और कंपनी का बिजनेस भी बहुत अच्छा डाइवर्सिफाइड है। लगभग सारे ही टाइप की कंपनी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इंडिया के अलावा भी कंपनी अमेरिका, यूरोप, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ में अपना काम करती है। और कुल मिलाकर देखें तो लगभग 50 कंट्रीज़ में कंपनी की प्रेजेंस है। इसके अलावा बात करें कंपनी के मेनली आईटी सेक्टर पोर्टफोलियो की कंपनी कौन कौन सी मेनली सर्विस प्रोवाइड करती है, तो सबसे पहले कंपनी के पास है आईटी एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। तो जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती हैं उनके हिसाब से कंपनी अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर और बाकी का बैकएंड जो है वो सारा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में कंपनी बहुत अच्छा काम करती है। फिर कंपनी इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स के लिए। साथ साथ कंपनी BPO यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का भी काम करती है। तो जैसे हमने बात की, कंपनी आईटी सेक्टर के लगभग सारे ही काम जो है करती है। इस अलावा जैसे हमने बात की, कंपनी इंडिया के अलावा और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में अवेलेबल है। तो यहाँ पे कंपनी की अगर हम जोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी को अमेरिका से 58% रेवेन्यू आता है, यूरोप से कंपनी को 27% रेवेन्यू आता है, इंडिया से कंपनी को 3% रेवेन्यू आता है और बाकी कंट्री से कंपनी को 12% रेवेन्यू आता है। और इस रेवेन्यू ब्रेकअप को देख के बिल्कुल हम क्लियरली कह सकते हैं कि कंपनी काफ़ी हाई डिपेंडेंसी है उनके अमेरिकन क्लाइंट्स के ऊपर या फिर अमेरिकन बिजनेस के ऊपर। और इसी वजह से अगर अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर कोई भी डाउनफॉल आता है या वहाँ कोई आईटी सेक्टर से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो इंडिया की जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं इनके भी सारे स्टॉक प्राइस जो है वो गिर जाते हैं, क्योंकि भले ही कंपनी इंडिया की है लेकिन सारा का सारा जो मैक्सिमम बिजनेस है वो कंपनी को अमेरिका, USA से ही आता है, लगभग सारी ही कंपनियों को। इसके अलावा बात करें कंपनी के सेगमेंट वाइज रिवेन्यू ब्रेकअप की, कि जो भी मैंने बात की कंपनी ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो कौन कौन से सेगमेंट से कंपनी को कितना कितना रेवेन्यू आता है। तो आपको बताएं, आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज कंपनी को 72% रेवेन्यू आता है, यानी कि जो मेजरली कंपनी का काम है वो आईटी और बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करना है। उसके अलावा इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज से कंपनी को 17% रेवेन्यू आता है। प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म जो कंपनी डेवलप करती है या मैनेज करती है वहाँ से कंपनी को 11% रेवेन्यू आता है। तो रेवेन्यू देखें तो थोड़ा बहुत हमें डाइवर्सिफाइड यहाँ पे कंपनी का दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम बात करें कंपनी क्लाइंट बेस की, तो कंपनी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है। कंपनी में छोटे क्लाइंट्स भी हैं और हाई पेइंग क्लाइंट्स भी काफ़ी सारे हैं। यहाँ बात करें तो कंपनी पास में $100 मिलियन प्लस जो हर साल कंपनी को बिजनेस देते हैं, ऐसे 17 क्लाइंट, यानी कि 17 क्लाइंट ऐसे हैं जो $100 मिलियन प्लस का बिजनेस कंपनी को देते हैं, रेवेन्यू देते हैं। उसके अलावा $50 मिलियन प्लस वाले 42 क्लाइंट्स हैं, $20 मिलियन प्लस वाले कंपनी में 127 क्लाइंट्स हैं और $10 मिलियन प्लस वाले कंपनी में 218 क्लाइंट हैं। जैसे हमने बात की, कंपनी हर टाइप के क्लाइंट के साथ काम करती है। कंपनी में बड़े क्लाइंट्स भी हैं और साथ साथ छोटे क्लाइंट्स के साथ भी कंपनी काम करती है। इसके अलावा बात करें कंपनी की रीसेंट एक्विजिशन की, जो कंपनी ने अपने फ्यूचर को अच्छे से डेवलप करने के लिए, अपने आप को स्ट्रेंथ करने के लिए करे हैं। तो अभी फिलहाल कंपनी ने 2019 में IBM के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को एक्वायर किया है, जिसके थ्रू कंपनी ने अपनी कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस किया है आईटी प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म के सेगमेंट के अंदर। कंपनी ने IBM के 7 प्रोडक्ट्स का जो है वो एक्विजिशन किया है, उसके थ्रू कंपनी अपनी मार्केट पोजीशन और ज़्यादा अच्छी करना चाह रही है। उसके बाद में कंपनी ने सिस्को की सन टेक्नोलॉजी को एक्वायर किया है 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। जो 5G की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर कंपनी और अच्छी पोजीशन होल्ड करना चाह रही है। उसके लिए कंपनी ने सिस्को की सन का मतलब है सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इस कंपनी के थ्रू इसको एक्वायर करके भी कंपनी ने अपनी 5G के जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर एनहेंसमेंट की है, जिसके थ्रू कंपनी के जो टेलीकम्युनिकेशन के जो कस्टमर्स हैं उसके अंदर जो इंडस्ट्री के कस्टमर आते हैं उनको कंपनी और अच्छे से 5G सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। इसके लिए कंपनी ने ये जो सर्विस हैं वो एक्वायर करी हैं। उसके अलावा ये तो होगी एक्विजिशन की बात। कंपनी ने
100+ कंट्रीज़ जो 100+ जो कंपनीज़ हैं उनके साथ भी कोलैबोरेशन किया हुआ है, जो कि अलग अलग टाइप की हैं। किसी के पास कोई स्पेशलाइजेशन है, किसी के पास कोई स्पेशलाइजेशन है, तो उसके थ्रू भी कंपनी कोलैबोरेशन करके अपने क्लाइंट को जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से बिजनेस, उसके हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और बात करें कंपनी के टॉप ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस की, तो कंपनी का माइक्रोसॉफ्ट के साथ अलाइंस है, सिस्को है, EMC, SAP, ओरेकल, IBM, HP, अमेजन वेब सर्विसेज, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी साथ में कंपनी का अलाइंस है। कंपनी कोलैबोरेशन करके काम करती है, कुछ अपनी एक्सपर्टीज़ उनको देती है, कुछ उनकी एक्सपर्टीज़ लेती है, और इस तरह से मिलजुल के कंपनी जो है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के हिसाब से कस्टमर के सेंट्रिक होकर के काम करती है। और इन सब चीज़ों को देख के हम बता दें आपको, तो आज की डेट में HCL जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज टेक्नोलॉजी कंपनी है पूरे ग्लोबली। और पिछले 5 साल से कंपनी हर साल अगर हम उसको चेक कर रहे हैं तो 5 साल से सबसे ज़्यादा जो ग्रो है वो HCL कंपनी ने ही किया है। तो इस तरह से कंपनी का सारा बिजनेस प्रोफाइल देख करके हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कंपनी लगभग सारी IT सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी का जोग्राफिकल रेवेन्यू भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, और साथ साथ अलग अलग सेक्टर जहाँ से भी कंपनी काम करती है वहाँ पर भी कंपनी को अच्छे रेवेन्यूज़ मिलते हैं, और क्लाइंट बेस भी काफ़ी अच्छा है। साथ साथ कंपनी ग्रो करने के लिए भी एक्विजिशन, कोलैबोरेशन सब चीज़ों में काम कर रही है। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी का फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, और इस हिसाब से बिल्कुल हम क्लियरली कह सकते हैं कि बिजनेस वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये कंपनी आज की डेट में है। तो दोस्तों अभी तक तो बात होगी कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी के मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, जिससे हमें कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं कम से कम पिछले 5 साल का डेटा यूज़ करता हूँ, जिससे हमें कंपनी के सारे पैरामीटर के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। और यहाँ पे पिछले 5 साल अगर कंपनी का डेटा चेक करते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कंपनी का पैरामीटर, वो होता है रेवेन्यू। और रेवेन्यू से हमें ये पता लगता है कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ कैसी चल रही है, कंपनी के अंदर ग्रोथ आ रही है या नहीं आ रही है। और यहाँ पे देखें तो 2018 में कंपनी के रेवेन्यू थे 50,000 करोड़ के आसपास, और 2022 में इंक्रीज होके ये हो गए 85,600 करोड़ पे। और हर साल आप देखोगे तो हर साल कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं, और ये काफ़ी अच्छा साइन है। इससे हमें क्लियरली यही पता लगता है कि कंपनी के अंदर ग्रोथ आ रही है। इसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला पैरामीटर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और यहाँ पे भी देखें तो पिछले 5 साल से काफ़ी हेल्दी कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर पा रही है, 22% का, 24% का, 27% का, इस तरह से हर साल कंपनी का 24-25% के आसपास का एवरेज आ रहा है। और ये भी इंडस्ट्री हिसाब से काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और इससे भी हमें यही पता लगता है कंपनी के बारे में कि कंपनी अपनी जो भी एम्प्लॉय कॉस्ट है, ओवरहेड एक्सपेंस है, उसको काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पा रही है, साथ साथ अपनी प्राइसिंग को भी अच्छा रख पा रही है, कॉम्पिटिटिव रख पा रही है, इसीलिए कंपनी के पास में इतने अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं। इसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे भी देखें तो पिछले 5 साल में हर साल कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। पहले 2018 में 8,700 करोड़ था, और 2022 में 13,500 करोड़ पे हो गया है। तो प्रॉफिट में भी कंपनी ग्रोथ आई है, और इसको चेक करके हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि कंपनी ने टॉप लाइन से लेकर बॉटम लाइन तक सारे ही पैरामीटर पे ग्रो किया है। इसके अलावा अगला हमारा पैरामीटर है डिविडेंड पे आउट परसेंटेज। यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, कभी 25% का, कभी 24% का, और लास्ट ईयर तो बहुत ही अच्छा 84% का रेवेन्यू डिविडेंड पे कंपनी ने पे किया है। और इस हिसाब से देखें तो ये कंपनी उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी है जो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जो हर साल डिविडेंड पे करे और उनको एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। इसके अलावा बात करें कंपनी के की पैरामीटर्स के CAGR की, तो पिछले 5 साल में कंपनी की जो कंपाउंडेड सेल ग्रोथ आई है वो आई है 12% की, जो काफ़ी अच्छा नंबर है कि डबल डिजिट में कंपनी की सेल्स ग्रोथ आ रही है। उसके अलावा बात करें कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की, तो पिछले 5 साल में 9% के CAGR से कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हुआ है, और ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है। इसके अलावा बात करें कंपनी के स्टॉक प्राइस के CAGR की, तो पिछले 5 साल में कंपनी का स्टॉक प्राइस 17% के CAGR से इंक्रीज हुआ है, और ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है। जिन लोगों ने पहले इन्वेस्ट किया था उनका भी काफ़ी अच्छे से प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया है। इसके अलावा बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें ये पता लगता है कि जो भी इन्वेस्टर अपना पैसा कंपनी के साथ इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी उनके पैसे के ऊपर कितना रिटर्न जनरेट कर पाती है। और यहाँ पे देखें तो लास्ट ईयर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 22% का। और आपको बता दें किसी भी कंपनी का 15% या उससे ज़्यादा अगर रिटर्न ऑन इक्विटी होता है उसको काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है। और यहाँ पे देखें तो 15% के मार्क से काफ़ी ज़्यादा कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो इससे हमें यह पता लगता है कंपनी अपना सारा बिजनेस अच्छे से कर पा रही है और इन्वेस्टर के पैसे को भी अच्छे से यूज़ कर पा रही है। और सिर्फ लास्ट ईयर की बात नहीं है, पिछले 5 साल के हम डेटा चेक करते हैं कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी का, तो ये भी 23% आ रहा है, और ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है।
इसके अलावा बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो है। ये हमेशा हमें हर एक कंपनी का चेक करना चाहिए। डेट बाय इक्विटी रेशो से हमें ये पता लगता है कि कंपनी ने अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में और लोन लेके कितना बिजनेस कंपनी कर रही है। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी हाई डेट लेती है तो उसको हाई रिस्क कंपनी माना जाता है, क्योंकि एक तो इंटरेस्ट का बर्डन कंपनी को बढ़ जाता है, प्लस अगर कंपनी में कोई कल को प्रॉब्लम आ गई, कंपनी के बिजनेस कोई डाउनफॉल हो गया, तो कंपनी ने जो भी लोन लिया है उसका टाइमली रीपेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर कंपनी टाइमली रीपेमेंट नहीं कर पाती है तो बहुत ज़्यादा कंपनी को प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमें हमेशा हर एक कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो चेक करना चाहिए। और यहाँ पे देखें तो इस कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो आ रहा है 0.10, यानी कि 100 रुपये के अगेंस्ट 10 रुपये, यानी कि 10% का इक्विटी अगेंस्ट कंपनी ने लोन लिया हुआ है। कोई खास कंपनी में लोन है ही नहीं, इसलिए कंपनी कोई भी इंटरेस्ट की या फिर लोन रिपेमेंट की प्रॉब्लम जल्दी से नहीं आने वाली है। तो इस तरह से सारे अगर हम कंपनी के पैरामीटर चेक करते हैं तो हमने देख लिया अच्छे से, कंपनी के रेवेन्यूज भी इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है, साथ साथ कोई खास डेट कंपनी होल्ड नहीं करती है। तो इस तरह से कुल मिला के हम बिल्कुल कह सकते हैं कंपनी के पास में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स आज की डेट में अवेलेबल हैं। दोस्तों अभी तक तो बात हमने कर ली कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी हमें किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। क्योंकि फ्री कैश फ्लो ही एक असली कमाई होती है किसी बिजनेस की। क्योंकि नेट प्रॉफिट में कई बार क्या होता है, कंपनी को सारा पैसा रिसीव नहीं हो पाता, कुछ बैड डेट्स हो जाते हैं, या फिर कुछ जो नई कंपनियां होती हैं उनको बार बार अपना सारा प्रॉफिट जो है वो अपनी कंपनी में ही री इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो एज एन इन्वेस्टर या एज एन ओनर वो कोई भी पैसा खास घर पे नहीं ले जा सकते हैं। और फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या है, जो फ्रीली अवेलेबल है सारे खर्चे करने के बाद में, उसको फ्री कैश फ्लो बोलते हैं, और वही एक कंपनी की असली कमाई होती है। और यहाँ पे देखें तो पिछले 3 साल का कंपनी का फ्री कैश फ्लो 2020 में कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल था 10,640 करोड़ रुपये, 2021 में था 16,870 करोड़ रुपये, और 2022 में था 14,070 करोड़ रुपये। अब क्योंकि इनमें वेरिएशन आ रहा है तो हम इसका एवरेज ले लेते हैं। तो पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो का एवरेज आता है 13,900 करोड़ रुपये, यानी कि लगभग 13,900 करोड़ रुपये हर साल HCL टेक्नोलॉजी है वो फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। इस फ्री कैश फ्लो के हिसाब से जो पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है वो आती है 6,93,000 करोड़ रुपये, यानी कि ऐसी कंपनी जो हर साल 13,900 करोड़ रुपये हमें कमा के देती है, उस पूरी कंपनी की वैल्यू हो गई 6,93,000 करोड़ रुपये। अब अगर हम इसको पर शेयर के साथ निकालते हैं तो ये आते हैं 2,550 रुपये, यानी कि अगर हम 2,550 रुपये पर शेयर के हिसाब से HCL टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना कैश जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इतनी इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसा हम हमेशा बात करते हैं कि अगर किसी भी कंपनी को हम फेयर प्राइस पे या प्रीमियम देके खरीदेंगे तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो भी हमने डेटा, जो भी हमने पैरामीटर चेक किए वो सब क्या है, पास्ट रिकॉर्ड है। हो सकता है फ्यूचर में कंपनी ऐसा परफॉर्म करे या ना करे, या कोई और कंपनी के साथ प्रॉब्लम आ जाए। तो हमें हमेशा अपने जो भी आने वाले रिस्क हैं उसको पहले से ही मैनेज करके चलना चाहिए, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% पे हमें उसको खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम कंपनी को सस्ते दाम पे खरीद सकें और जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको भी अच्छे से मैनेज कर सकें। तो अभी जैसे हमने निकाला कंपनी का फेयर प्राइस ये आया था 2,550 रुपये, इसका 50% यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 1,275 रुपये पर शेयर। तो अगर हम 1,275 रुपये पर शेयर हिसाब से HCL टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को काफ़ी सस्ते दामों पे खरीदेंगे, और साथ साथ हमारा जो भी आने वाला रिस्क है उसको भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो ये तो होगी हमारी बात कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है आज की डेट में कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम चेक करते हैं कंपनी का करंट शेयर प्राइस की एक्चुअली आज की डेट में कंपनी में किस शेयर प्राइस पे अवेलेबल हो रही है। तो आप बता दें आज की डेट में कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ 932 रुपये पर शेयर, यानी कि जो हमने पर शेयर में निकाली थी फेयर वैल्यू 2,550, उसका 50% आया था 1,275, उससे भी कहीं ज़्यादा कम प्राइस पे कंपनी अवेलेबल है। यानी कि अगर हम पर शेयर के हिसाब से जो फेयर वैल्यू के हिसाब से देखें तो लगभग 30% के आसपास में हम कंपनी अवेलेबल है, यानी कि 50% की जगह 70% का हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगभग यहाँ मिल रहा है, और इस हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा साइन है। और इस वैल्यूएशन को चेक करके बिल्कुल क्लियरली हम कह सकते हैं कि आज की डेट में कंपनी एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। लेकिन फिर भी बात है कि चाहे कंपनी अंडर वैल्यूड है या नहीं है,
जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना है, किस प्राइस पे करना है नहीं करना है, ये आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। अगर आपके साथ कोई और फाइनेंशियल एडवाइज़र या स्टॉक ब्रोकर हैं तो आप उनसे एडवाइस लीजिए कि ये कंपनी में इस प्राइस पे इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा या नहीं करेगा। उसके अलावा आप अपनी तरफ से थोड़ा होमवर्क कीजिए और ज़्यादा कंपनी के बारे में चेक कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए कि आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। लेकिन कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, क्लाइंट बहुत अच्छा बेस है कंपनी का, फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और साथ साथ वैल्यूएशन भी आज के में काफ़ी अट्रैक्टिव हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरह से कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।